इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और इसको हमें कैसे अवेल करना है और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं और कौन कौन इसे अवेल कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये वो टैक्स क्रेडिट होता है जो कि हम ले सकते हैं टैक्स पे करने के टाइम पे उस टैक्स के लिए जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं इनपुट के ऊपर। मतलब हम अपने टैक्स अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं उस टैक्स से जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं अपने इनपुट्स पे। सेक्शन 16(2) ऑफ द CGST एक्ट 2017 हमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करता है हमें ITC अवेल करने के लिए। टैक्स पेयर के पास इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर ने इशू करा है, या फिर कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो कि हमारा एक्ट के अंदर हमारे को दिया गया है। ITC कैन नॉट बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन उन इनवॉइसेस या डेबिट नोट के ऊपर जिसकी डिटेल्स अभी तक हमारी GSTR1 के अंदर अपलोड नहीं की गई है सप्लायर के द्वारा। तो सप्लायर के लिए सबसे पहली कंडीशन में मान लो आपके लिए यही है कि हमारे सप्लायर जो है इसकी इंफॉर्मेशन GSTR1 के अंदर ज़रूर डालें। मतलब वो अपनी सेल दिखाएगा तभी आप अपनी परचेज दिखाओगे, तभी आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। ठीक है। All regular taxpayer must report the amount of input tax credit in their monthly GST return of form GSTR 3B। ये वो रिटर्न है जो कि हर महीने हर रेगुलर टैक्स पेयर को ज़रूर भरनी है। इसके अंदर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन ज़रूर डालनी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पसेस। हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर होना चाहिए, उसी सर्विसेज के ऊपर होना चाहिए जो बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं, ना कि पर्सनल सर्विसेज के लिए या एग्जम्प्टेड सप्लाईज के ऊपर। कौन क्लेम कर सकता है ITC? ITC हमारा क्लेम किया जा सकता है उन पर्सन्स के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर GST ओनली इफ वो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। द डीलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो चुके होने चाहिए हैं। रिटर्न्स फाइल हो चुकी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा सेल दिख रही होनी चाहिए है सप्लायर की बुक्स में। अगर सेल वहाँ नहीं दिख रही तो आप उसकी परचेज दिखा के उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेल कर सकेंगे। ठीक है। टैक्स चार्ज हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। मतलब जो सप्लायर ने हमसे टैक्स चार्ज किया है वो उसने पे कर दिया होना चाहिए गवर्नमेंट को। जब गुड्स हमारे इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुए हैं तो हमारा ITC तभी क्लेम किया जा सकता है जब लास्ट लॉट इज़ रिसीव्ड। मतलब इसके अंदर ये कंडीशन ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, हमारे पास पूरा गुड्स पूरा सर्विसेज आ जाना चाहिए, उसी के बाद हम ITC को क्लेम कर सकते हैं। No ITC will be allowed if depreciation has been claimed on the tax component of a capital good। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं हम अपने कैपिटल गुड के ऊपर, टैक्स कंपोनेंट वाले कैपिटल गुड के ऊपर, तो उसके ऊपर ITC हमारे को अलाउड नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम की अलग ही टैक्स की सारी कंडीशंस होती हैं, टैक्स पेबल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने की सारी चीज़ों की। उसके अंदर एक एनुअल बेसिस के ऊपर कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पेड होता है। मेरी ये दूसरी वीडियो के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्पेशल केसेस ऑफ ITC फॉर कैपिटल गुड्स। ITC कैपिटल गुड्स के अंदर अवेलेबल है। हाउएवर ITC उस केस में अवेलेबल नहीं होगा अगर कैपिटल गुड्स जो कि यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स बनाने के लिए हो रहे हैं या फिर नॉन बिजनेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे को बिजनेस पर्पस के वाले यूज़ होने वाले कैपिटल गुड्स के ऊपर हमारा ITC मिल पाएगा। और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स के ऊपर
यूज़ हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते. नो आईटीसी विल बी अलाउड इफ द डेप्रिसिएशन हैज़ बिन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स. ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया. अगर हमारे कैपिटल गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट के ऊपर क्लेम किया जा चुका है तो हम आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते. आईटीसी ऑन जॉब वर्क. एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर may send goods for further processing to the job worker. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो शूज़ ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा वो जॉब वर्कर्स को भेजती है कि ताकि वो फिट करके उसके अंदर सोल फिट करके प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके भेजें. ठीक है, उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको अलाउड है आईटीसी लेना, क्योंकि उसने गुड्स परचेज करे हैं पर सिर्फ उसने जॉब वर्क के लिए आगे भेजे हैं. इसका इट डजंट मीन कि उसको हम आईटीसी नहीं देंगे. आईटीसी विल बी अलाउड व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर इन बोथ द केसेस. अगर वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से गुड्स गए हैं या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर से गुड्स गए हैं. हाउएवर इसकी कंडीशन है जो गुड्स सेंड किए गए हैं जॉब वर्कर के लिए उसको वापस रिसीव करना होगा 1 साल के अंदर अंदर, और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो 3 साल के अंदर अंदर. ठीक है, तभी वो प्रिंसिपल बिजनेस या फिर प्रिंसिपल हमारा आईटीसी क्लेम कर पाएगा. आईटीसी प्रोवाइडेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. अब कुछ केसेस होते हैं जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसके अंदर हेड ऑफिस होता है या मोस्टली या फिर ब्रांच ऑफिस होता है या रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. ठीक है, अब इस केस के अंदर ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को सारी परचेजेस के ऊपर कलेक्ट करता है और उसको सारी ब्रांचेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस. ठीक है, आईटीसी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस. अब ये किस केस के अंदर होता है? ये अमेलगमेशन के केस के अंदर होता है, मर्जर के केस में होता है या ट्रांसफ़र के केस में होता है. अब इस केसेस के अंदर हमारा आईटीसी का क्या होगा? जो ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसके पास जो अवेलेबल आईटीसी होती है वो ट्रांसफरी के पास चली जाती है. ऐसा नहीं है कि अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारे पास जो अभी स्टॉक हमने जो परचेज करा था उसकी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते. नो, हमारा वो ट्रांसफरी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है. रिवर्सल ऑफ आईटीसी. अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जो आईटीसी होती है वो रिवर्स हो जाती है. अब रिवर्स हो जाती है मतलब जो क्रेडिट हमने लिया होता है वो वापस ख़त्म हो जाता है. कौन से वो केसेस हैं आइए जानिए. नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस इन 180 डेज. आईटीसी रिवर्स हो जाएगी अगर इनवॉइसेस का पेमेंट 180 दिनों के अंदर अंदर नहीं किया गया होता. क्रेडिट नोट इशूड बाय आईएसडी. आईएसडी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बाय सेलर. ओके, अगर कोई क्रेडिट नोट इशू किया गया है सेलर को हेड ऑफिस के द्वारा तो उस केस के अंदर हमारी आईटीसी भी रिड्यूस जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी. इनपुट पार्टली फॉर बिजनेस पर्पसेस, पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाईज और फॉर पर्सनल पर्पसेस. अब मैंने आपको ये केस बताया था कि अगर जो हमारा आईटीसी है वो सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज के लिए क्लेम किया जा सकता है जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए है. अगर आपका कुछ भी आईटीसी के अंदर पर्सनल का एलिमेंट है तो आपको उस चीज़ को रिवर्स करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन, जो कि जिस प्रपोर्शन में वो अवेलेबल है, नॉन पर्सनल है और बिजनेस है और नॉन बिजनेस है. ठीक है, कैपिटल गुड्स पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाईज और फॉर पर्सनल यूज़. कैपिटल गुड्स के केस में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स के अंदर जो हमारा अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है या एग्जाम्प्टेड गुड्स के लिए बन रहा है कैपिटल गुड्स का यूज़ या फिर वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस के अंदर हम आईटीसी नहीं ले सकते. अगर हमने ले रखा है तो वो रिवर्स हो जाएगा. आईटीसी रिवर्स इज़ लेस देन रिक्वायर्ड. अब जब ये कैलकुलेट कब होता है, जब हमारी एनुअल रिटर्न फर्निश होती है. अब उस केस के अंदर अगर हमारा
आईटीसी उस इनपुट्स के ऊपर जो कि एग्जाम्प्टेड हैं या फिर नॉन बिजनेस है वो ज़्यादा है जितना हमने एक्चुअली रिवर्स करा उससे, तो उस केस के अंदर हम और भी रिवर्स कर देंगे और इस केस के अंदर इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। जो इस सारी रिवर्सल्स की इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमें फर्निश करनी होती है GSTR 3B। रूल 36 ऑफ CGST रूल्स 2017। इस रूल्स के अंदर हमारे को डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स बताई गई है, हमें कंडीशंस बताई गई हैं। तो इस रूल के हिसाब से क्या हमें डॉक्यूमेंट्स को, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम ITC अवेल कर सकते हैं। जो इनवॉइस जो कि हमारे को सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बोथ ने इशू करा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। ओके, वो इनवॉइस जो कि इशू हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज F of subsection 3 of section 31 मीन्स जहाँ पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उस केस के अंदर जो इनवॉइस इशू हुआ है या फिर डेबिट नोट हमें इशूड है या फिर बिल ऑफ एंट्री जो कि इंपोर्ट के केस में होता है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो कि कस्टम एक्ट 1962 के हिसाब से हो, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस या क्रेडिट नोट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो but in accordance with the provision of sub rule 1 of the rule 54। ओके, तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस रूल की, ITC claim is not allowed on tax paid in accordance with any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement और suppression of fact। कोई भी बात छुपाई गई है कोई गलत चीज़ के बेसिस पे, कोई फ्रॉड के बेसिस पे, इन केसेस के अंदर हमें ITC क्लेम नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, GST नॉर्मली जो होता है सप्लायर चार्ज करता है और सप्लायर सारा का सारा कलेक्ट करके रेसिपिएंट से उसको पे करता है गवर्नमेंट के अंदर, बट कुछ केसेस के अंदर हमारे जो रेसिपिएंट है उसको कलेक्ट करना होता है GST सप्लायर की जगह, उस केस को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर में उस पर्सन के लिए मैंडेटरी है GST के अंडर रजिस्टर होने के लिए, और उसको थ्रेशोल्ड लिमिट वाली जो ये चीज़ है 40 लाख और नॉर्मली और 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और सर्विसेज के केस में होगा अर्लीस्ट ऑफ या तो पेमेंट की डेट या फिर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर हमारे को पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना डेट ऑफ सप्लाई एंड डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द रेसिपिएंट। Thank you guys for watching the video. Please like if you like the video and also subscribe for more videos regarding GST and other knowledgeable topics. Thank you guys.